हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मेंस मास्टर क्लास के अंतर्गत हम अलग अलग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों से लिंकेज रहता है ना। उसको हम होलिस्टिक तरीके से कवर करते हैं ताकि वहां से जब क्वेश्चंस बन करके आए तो हम हल कर पाए। पहला ही उद्देश्य ये रहता है। दूसरा, अगर डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो वहां के जो पॉइंट्स हैं हम और जगह पे भी यूज कर पाते हैं। और जो अधिकरण है जो आज डिस्कस करने वाले हैं हम, वो बेसिकली पॉलिटी का टॉपिक है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का कौन से टॉपिक से रिलेट करता है तो क्वासी जुडिशियल बॉडी है ना। क्वासी जुडिशियल बॉडी मतलब अर्ध न्यायिक निकाय से। प्लस में आप देखेंगे टॉपिक में क्लियरली मेंशन है। क्लियरली क्या मेंशन है तो मेंशन है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है ना, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, तो वहां से रिलेट करता है। प्लस में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, ये भी सिलेबस में मेंशन है ना। तो ये दोनों जो टॉपिक है वहां से ये रिलेट करता है ट्रिब्यूनल्स। हम पहले की ट्रिब्यूनल्स के बारे में जाने, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2025 में आया हुआ है। हम नेचर समझ लेते हैं ना, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं इस तरीके के बॉडी से जो सवाल आ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि न्यायालय पद्धति की तुलना में प्रशासनिक अधिकरणों की आवश्यकता पर टिप्पणी करें, है ना। न्यायालय पद्धति की तुलना में प्रशासनिक अधिकरणों की आवश्यकता पर टिप्पणी करें, मतलब बताना है कि जो न्यायालय है उसके कंपेयर में जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उसकी आवश्यकता क्या है। न्यायालय तो ऑलरेडी है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के लिए, लेकिन प्रशासनिक अधिकरणों की आवश्यकता क्या है हमें। फिर दूसरा पार्ट है कि 2021 में प्राधिकरणों की, है ना, अधिकरणों के बुद्धिपरक पुनर्गठन द्वारा किए गए नूतन अधिकरण सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन करें। बेसिकली कह रहा है कि 2021 में जो आया हुआ था अधिकरण के ऊपर एक एक्ट, उसका कितना प्रभाव है अधिकरणों से रिलेटेड इशू को सॉल्व करने में, है ना। मतलब कमियां भी बतानी है और उसका क्या इंपैक्ट रहेगा पॉजिटिव, वो दोनों ही चीजें बतानी है। देखिए वही मैं समझाता हूँ हमेशा, जब भी मैं कहता हूँ प्रिपेयर करने के लिए तो स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स दोनों प्रिपेयर करिए, है ना। स्टैटिक तो ये हो गया, स्टैटिक में तो पढ़ते हैं हम न्यायालय पद्धति की तुलना में प्रशासनिक अधिकरणों की आवश्यकता क्या है, मतलब क्यों चाहिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल न्यायालय होने के बावजूद। ये हम स्टैटिक का पार्ट पढ़ते हैं। तो देखिए स्टैटिक आ गया। दूसरा भाग उन्होंने करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा है। हालांकि करंट अफेयर्स भी देखिए, क्या ये 2025 का सवाल है, क्या 2025 का करंट अफेयर्स है ये? नहीं, 2021 में ये अमेंडमेंट हुआ था। हालांकि बाद में जो है सक्सेसिव तरीके से हमेशा न्यूज में बना रहा है किसी ना किसी तरीके से। एक दो दिन पहले भी न्यूज में रहा ये, है ना। क्यों न्यूज में रहा? जो बी आर गवई है ना, जो अभी चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल्स हैं, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें बेसिकली ज्यादातर प्रशासकों की नियुक्ति हो रही है और वो सरकार के खिलाफ न्याय देने में डरते हैं या बायस रहते हैं सरकार के प्रति, तो वो न्यूज में रहता है हमेशा किसी न किसी कारण से। और फिर 2021 का अमेंडमेंट भी न्यूज में रह गया। तो जब आप प्रिपेयर करिए तो स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों प्रिपेयर करिए। और करंट अफेयर्स में थोड़ा जो बेसिक करंट अफेयर्स है ना, जो पुराने कुछ करंट अफेयर्स हैं उसको भी जरूर ध्यान में रखिए। ऐसा नहीं कि 2024 में अमेंडमेंट हो रहा है कोई तो वही इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। अब जैसे आरटीआई का जो अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, है ना, वो अभी भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वो अभी भी उसका इंपैक्ट देखा जाता है आरटीआई का बेहतर तरीके से नहीं काम करने में। ठीक है ना, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात ट्रिब्यूनल्स के बारे में। ट्रिब्यूनल देखिए मूल संविधान में ट्रिब्यूनल के बारे में वर्णन नहीं था, है ना। तो ये कहाँ पे वर्णन हुआ फिर? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, भाग 14A उसमें वर्णन है। आर्टिकल 323 ए और 323 बी में, आर्टिकल 323 ए में जो है प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के बारे में वर्णन है और 323 बी में अन्य ट्रिब्यूनल के बारे में वर्णन है। 323 ए के अंतर्गत केवल संसद ट्रिब्यूनल गठित कर सकती है, जबकि 323 बी के अंतर्गत जो ट्रिब्यूनल बनेंगे वो संसद के साथ राज्य विधानसभा भी निर्माण कर सकती है। ये अर्ध न्यायिक निकाय होगी, मतलब इसका प्रशासनिक कार्य भी होगा और न्यायिक कार्य होगा, दोनों ही होगा। तो इंट्रोडक्शन के लिए हमारा मटेरियल हो गया ये, आप सीधा यहीं से इंट्रोडक्शन करिए। पॉलिटी के क्वेश्चन में हमेशा ये एडवाइजेबल रहता है कि जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, है ना, जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो आप कोशिश करिए कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से शुरू करिए, है ना। वो बहुत बहुत बेनिफिट रहता है उसका। जैसे कि फाइनेंस कमीशन जो है 280 के अंतर्गत गठित होता है और उसको कहा जाता है कि ये फिजिकल फेडरलिज्म का व्हील होगा, है ना, मतलब बैलेंसिंग व्हील होगा। आप इस तरीके से सीधा स्टार्ट करिए तो वो बहुत रिवार्डिंग रहता है ना। तो होपफुली आप समझ रहे होंगे। तो हाँ, कहाँ पे वर्णन है, अब इसका थोड़ा पृष्ठभूमि समझ लेते हैं, है ना, कि 1976 में क्यों क्रिएट किया गया। देखिए 1976 में इसलिए क्रिएट किया गया था क्योंकि जो उस समय की सरकार थी, है ना, वो न्यायालय को कमजोर करना चाहती थी। इसीलिए न्यायालय के पैरेलल जो है ट्रिब्यूनल्स का गठन किया जा रहा था। इसीलिए ट्रिब्यूनल्स की कई बार आलोचना की जाती है कि इसका जो सृजन हुआ है वही गलत मंतव्यों के साथ हुआ है, लेकिन गलत मंतव्यों के साथ सृजन के बावजूद भी इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा है। क्या महत्वपूर्णता है ट्रिब्यूनल्स की, वही जो आवश्यकता आगे पूछ रहे थे, है ना। महत्वपूर्णता क्या है ट्रिब्यूनल्स की? तो विशेषज्ञ न्याय प्रदान करते हैं। जैसे कि एमसी मेहता केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं वो स्पेशल
अटेंशन चाहते हैं, एक्सपर्टीज का नीड है उसमें, तो फिर एनजीटी का सृजन किया गया है ना। एनजीटी में जो है एनवायरमेंट रिलेटेड जो एक्सपर्ट होते हैं वो रहते हैं, तो विशेषज्ञ न्याय हो गया। पर्यावरण संरक्षण देख लीजिए, एनजीटी के बदौलत, या फिर और जो ट्रिब्यूनल्स हैं इस तरीके से गठित हुए हैं वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत, तो वो फिर हेल्प करते हैं पर्यावरण संरक्षण में। फिर तीव्र न्याय, आप देखेंगे न्यायालय में बहुत ज्यादा मामले लंबित हैं, 4-4.5 करोड़ लगभग जो मामले हैं वो लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट में अकेले 86,000 के करीब मामले लंबित हैं, तो वो हेल्प करता है तीव्र न्याय में ट्रिब्यूनल्स के थ्रू। फिर प्रशासनिक सक्रियता, न्यायालय से निर्णय मिलने में बहुत देरी होती है, ट्रिब्यूनल जल्दी निर्णय देती है, तो प्रशासन के ऊपर एक तरीके से फिर तीव्र कार्य करने का दबाव रहता है। फिर विकासशील राष्ट्र की नीड क्या होती है, भारत जैसे विकासशील राष्ट्र की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कब आएगा, जब ट्रिब्यूनल्स बेहतर काम करेंगे, जब निर्णय बेहतर तरीके से आएगा, जल्दी आएगा, और फिर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट आएगा, है ना। तो आप देखेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो विश्व बैंक का था पूरा पैमाना, उसमें कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट भी था। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट जो है वो कब जल्दी आएगा, जब न्यायालय बहुत सक्रिय रहेगी, और इसमें जो है ट्रिब्यूनल्स बहुत मददगार हैं। फिर उभरते विवाद, आप देखेंगे जैसे कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हो गया, टैक्सेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, है ना। इन सबको सॉल्व करने में जो है वो ट्रिब्यूनल्स बहुत महत्वपूर्ण है। फिर समावेशी न्याय प्रदान करने में, आप देखेंगे हाई कोर्ट जो है वो प्रत्येक राज्य में एक है, सुप्रीम कोर्ट तो पूरे देश में एक ही है। अगर ट्रिब्यूनल्स का हम गठन कर सकते हैं राज्य देश के विभिन्न भागों में, है ना, राज्य के विभिन्न भागों में, तो वो एक समावेशी न्याय भी प्रदान कर सकता है। फिर प्रस्तावना का लक्ष्य, या कहिए कि संविधान का केवल लेटर नहीं, स्पिरिट, शब्द से बढ़ के भावना की प्राप्ति में, है ना। आर्टिकल जो 39A है, आर्टिकल 21A है, 21 है, प्रस्तावना में जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय लिखा हुआ उसको प्राप्त करने में, है ना, तो महत्वपूर्णता हो गया ये। फिर आते हैं विशेषता, आप चाहिए तो प्रेजेंटेशन जो है ऐसे कर सकते हैं अपने एग्जाम हॉल में, है ना। तो विशेषता क्या है ट्रिब्यूनल्स की, तो देखिए ये प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत काम करते हैं। दूसरा, कि दीवानी प्रक्रिया संहिता से बंधे नहीं रहते हैं, मतलब इनको अपने कार्य निर्धारण में लचीलता प्राप्त होती है, सबूत वगैरह को प्रेजेंट करने में, गवाहों को समन करने में, है ना। तो ये थोड़ा इनको एक तरीके से स्पेस प्रोवाइड कराता है ट्रिब्यूनल्स को, और ट्रिब्यूनल बेहतर तरीके से काम करते हैं। फिर तीसरा, विषय विशेषज्ञता, जैसे कि एनजीटी का देख लीजिए, जैसे कि इनकम टैक्स जो ट्रिब्यूनल है, जैसे कि जीएसटी वाला देख लीजिए, है ना, विषय विशेषज्ञता होती है इनको। फिर इनके पास अर्ध न्यायिक शक्तियां हैं, जिसके अंतर्गत, जिसके कारण से ये प्रशासनिक कार्य भी संपन्न कर पाते हैं और एक समग्र तरीके से काम करते हैं। फिर आता है अपीलीय प्राधिकरण, जो ट्रिब्यूनल्स रहते हैं उसका जो निर्णय रहता है वो कहाँ पे चैलेंज होता है, तो मुख्यतः हाई कोर्ट में। पहले क्या होता था, कई सारे ट्रिब्यूनल के जजमेंट जो है केवल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकते थे, हाई कोर्ट को बाईपास किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो है चंद्र कुमार मामले में कहा कि नहीं, हाई कोर्ट की शक्तियां अमूल है, ट्रिब्यूनल्स के जो निर्णय है वो पहले हाई कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे। फिर आता है समयबद्ध न्याय, ट्रिब्यूनल जो है समयबद्ध न्याय करने में हेल्प करती है। जैसे कि एनसीएलटी का डिसीजन देखिए, एनसीएलटी के डिसीजन के बारे में कहा गया कि वो एक समय के अंदर निर्णय देगी, है ना। तो ये हो गया इसकी विशेषता और महत्वपूर्णता। विशेषता वाले पॉइंट जो आप महत्वपूर्णता में भी ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं ट्रिब्यूनल से रिलेटेड क्या क्या चुनौतियां हैं, मुद्दे क्या क्या हैं। तो देखिए, जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसके जो मेंबर अपॉइंट होते हैं, उनकी जो सर्विस कंडीशन है, सेवा शर्तें, कार्यकाल और रिक्तियां, उसको लेकर के समरूपता नहीं है। अगर आप देखेंगे आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत जो प्राधिकरण बना हुआ है उसमें कई सारी रिक्तियां हैं, और जो निर्णय है वो तय सीमा से अधिक समय में आ रहा है। दूसरा, संविदा कर्मी कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती हो रही है, जैसे कि एनसीएलटी, है ना, नेशनल जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, उसमें संवेदनशील मामले जो है वो संविदा कर्मी को सौंपे जा रहे हैं। अब मान लीजिए वहां से कुछ लीक हो जाएगा तो एक वो बड़ी चुनौती है ना। तीसरा, स्थानांतरण तथा जो पदानियुक्तियां हैं उसमें अनियमितता है, जैसे कि अभी देखा गया था आर्म्ड फोर्सेस जो अधिकरण है उसमें जो एक जज थे उनका मुश्किल से कार्यकाल मुझे लग रहा है 1-2 महीने बचा होगा, और उनका ट्रांसफर किया गया था शायद गुजरात से कोलकाता की तरफ। तो वो दिखाता है कि स्थानांतरण में कोई मानकता नहीं है। अब वो जज कैसे मोटिवेट होंगे वहां पर जाकर के, 1 महीना बचा उनका कार्यकाल, है ना, तो एक बड़ा इश्यू ये भी है। फिर चौथा, अधिकरण में गैर न्यायिक सदस्य की भर्ती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चंद्र कुमार मामले में कि जो अधिकरण है वो एक तरीके से न्यायिक बॉडी है, और उसमें जो सदस्य होंगे वो भी न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए, लेकिन सरकार जो है इसके खिलाफ में नियुक्तियां कर रही है, वहां पे प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति कर रही है। तो वही अभी गवई ने कहा था कि जो प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त हो रहे हैं वो सरकार के खिलाफ फिर निर्णय नहीं दे रहे हैं, सरकार से जो निर्णय है उनका उसी के प्रति समरूपता दिखा रहे हैं, है ना, तो वो अच्छी बात नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। फिर आते हैं कार्य अनियमितता, जैसे कि जो कई सारे अधिकरण हैं वो नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है ये बात कि जो प्राधिकरण है वो नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, वो कार्यपालिका का डोमेन है। जैसे कि एनजीटी देखिए, एनजीटी कई सारे ऐसे डायरेक्शन दे रही है जो सीधा पॉलिसीगत मामला है,
जैसे कि डीजल की गाड़ियां नहीं चलेंगी इतने समय तक, है ना। तो ये सब जो है वो पॉलिसी इशूज है, इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए अधिकरणों को। फिर आता है ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस। इसका मतलब यही है कि जो रेगुलर कोर्ट है ना, रेगुलर कोर्ट को बाईपास करते हुए डिफरेंट ट्राइब्यूनल बना दे रहे हैं केवल, और मूलभूत तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। जैसे पुलिस के ऊपर काम करना है, फॉरेंसिक के ऊपर काम करना है, लॉ के ऊपर काम करना है, वो काम नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट ट्रिब्यूनल बना दे रहे हैं, और फिर लग रहा है कि वहां से जस्टिस अचीव हो जाएगा। फिर लंबित मामले, मामले बहुत ज्यादा लंबित हैं। इनकम टैक्स जो ट्रिब्यूनल है वहीं पे बहुत सारा लंबित मामला है, 28,000 प्लस मामला लंबित है ना। तो ये भी एक मुद्दा और चुनौतियां हैं। फिर नियमित न्यायालय ढांचा विकृत, वही मैं कह रहा था कि जो पैरेलल स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो है हाई कोर्ट भी है कुछ, और कुछ ट्रिब्यूनल भी है। जैसे एनजीटी का निर्णय हाई कोर्ट में नहीं जाता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो एक तरीके से हाई कोर्ट को बाईपास करने की कोशिश की गई, है ना। वही जो मैं कह रहा था, आपातकालीन पृष्ठभूमि, न्यायालय को बाईपास करने की कोशिश की जा रही थी। फिर हाई कोर्ट के नीचे देखिए सबॉर्डिनेट कोर्ट, और सबॉर्डिनेट कोर्ट के बगल में ट्रिब्यूनल, है ना। तो सबॉर्डिनेट कोर्ट के बराबर में रखा गया है ट्रिब्यूनल को। तो ये जो है जो परंपरागत और नियमित जो न्यायालय ढांचा है उसको विकृत करने की कोशिश की जा रही है। फिर देखिए इंफ्रा का तो बहुत बड़ा इशू है, जैसे कि डिजिटल वाद प्रबंधन, मतलब डिजिटल केस जो है प्रबंधन नहीं है, बेसिक कम्युनिटीज नहीं है ना। उदाहरण एनजीटी में बहुत बड़ी ये इशू है इंफ्रा का। अब देखते हैं हम सुप्रीम कोर्ट की केसेस, है ना, प्राधिकरणों से रिलेटेड, क्योंकि जब भी आप पॉलिटी के आंसर लिखेंगे तो वहां पे केसेस का वर्णन बहुत जरूरी है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो केस आता है वो आता है चंद्र कुमार मामला 1997। इसमें उन्होंने कहा, क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था कि देखिए जो ट्रिब्यूनल है उसके ऊपर डिफरेंट विभाग का नियंत्रण है, डिफरेंट मंत्रालय का नियंत्रण है, और वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिर वो समरूपता को बाधित करता है, अकाउंटेबिलिटी को बाधित करता है। फिर इन्होंने कहा कि जो ट्रिब्यूनल्स में गठित होंगे सदस्य, उनका न्यायिक पृष्ठभूमि से होना अनिवार्य है, क्योंकि अल्टीमेटली वो न्याय का काम कर रहे हैं। प्रशासनिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति कैसे एक्सपर्ट हो सकता है उस चीज में, है ना। प्लस में बायस होने की संभावना जो भी हम लोग देख लिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो लिटिगेंट है वो सरकार है ना। सबसे बड़ा लिटिगेंट तो सरकार ही है ना, आप पढ़िए ये डेटा, सबसे बड़ा जो लिटिगेंट है वो सरकार ही है। अब अगर सरकार के खिलाफ मामले जाएंगे वहां पे बहुत सारे, और वहां पे सरकार के अधिकारी ही बैठे हैं, तो फिर वो कैसे निर्णय दे पाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट को जो है वो बाईपास नहीं करना है, जो भी हम बात कर रहे थे, है ना। फिर दूसरा केस आता है मद्रास बार एसोसिएशन वाद। इसमें क्या कहा इन्होंने कि देखिए अधिकरण में जो है स्वतंत्रता का अभाव है। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि अधिकरण में स्वतंत्रता का अभाव है। जब आप लिखेंगे ना मुद्दे तथा चुनौतियां, तो इन्हीं न्यायालय के निर्णयों को कोट करते हुए लिखेंगे, तो फिर आपके आंसर की क्वालिटी बढ़ जाएगी। फिर मद्रास बार एसोसिएशन वाद में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए उनकी स्वतंत्रता मेंटेन करने के लिए, उनकी नियुक्ति समय पर करने के लिए आप राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करें, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन की स्थापना करें, है ना। फिर एएफटी वाद, मतलब आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अधिकरण जो है नीतिगत मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अभी हम कह रहे थे ना इसमें, तो वही बात इसमें ये बात है ना, कि जो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकरण जो है ट्रिब्यूनल है वो नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब आते हैं 2021 का संशोधन। 2021 का संशोधन जो है बहुत महत्वपूर्ण था। तो उसके क्या क्या प्रावधान है ना। पहला प्रावधान है कि जो इसमें सदस्यों की नियुक्ति होगी वो खोज, सर्च तथा सिलेक्शन कमेटी के आधार पर होगा। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उसके लिए खोज तथा चयन समिति को हेड करेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और जो राज्य के स्तर पे जो ट्रिब्यूनल है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उसको जो सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी को हेड करेंगे वो करेंगे उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया। दूसरा उन्होंने कहा कि जो कार्यकाल होगा वो 4 वर्ष होगा या 67 वर्ष होगा। तीसरा इन्होंने कहा कि जो मेंबर अपॉइंट होंगे उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 50 वर्ष। ठीक है, चौथी बात क्या थी कि पुनर्नियुक्ति के पात्र हो सकते हैं जो ट्रिब्यूनल के सदस्य होंगे। पांचवा बात क्या कहा कि विविध अधिकरण, बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स जो थे उनका एक में मर्जर किया गया ताकि एफिशिएंसी आ सके, है ना। छठा क्या किया गया कि हाईकोर्ट जो है अपील शक्ति पुनर्स्थापित की गई। इसमें कहा गया कि हाईकोर्ट के पास अपीलीय जो शक्ति है वो पुनर्स्थापित रहेगी, सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा मामला, हाईकोर्ट जाएगा। लेकिन चुनौतियां क्या है ना। चुनौतियां यह है कि जो मद्रास बार एसोसिएशन है, मद्रास बार एसोसिएशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अधिकरण है, ट्रिब्यूनल है, उनके सुपरविजन के लिए एक बॉडी होनी चाहिए। लेकिन इस एक्ट में कोई बात ही नहीं की गई कि ट्रिब्यूनल कैसे इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, है ना, कैसे इवेल्युएट करेंगे उनके परफॉर्मेंस, इन सब चीजों का अभाव रहा। इसके ऊपर कुछ बात ही नहीं की गई। फिर जो सदस्य अहर्ता है ना, जैसे इन्होंने बस कह दिया कि 50 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, लेकिन क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, न्यायिक पृष्ठभूमि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर बात ही नहीं की गई। फिर और क्या, तो जो अभी प्रशासनिक वाली हम बात कर रहे थे, है ना, प्रशासनिक जो अधिकारियों को नियुक्ति की जा रही है, इसके ऊपर बारे में बात ही नहीं की गई
कि न्यायिक पृष्ठभूमि से लोग रहेंगे, अपॉइंट होंगे। फिर जो अभी हम बात कर रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट का रिकमेंडेशन था कि नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन है ना, राष्ट्रीय अधिकरण आयोग, उसके बारे में भी बात नहीं की गई। तो जब आप लिखते कि 2021 का संशोधन जो है कितनी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है, तो ऐसे ही बताना होता। पहले प्रावधान बताते, फिर प्रावधान की महत्ता बताते कि कैसे ये महत्वपूर्ण होगा, कैसे ये महत्वपूर्ण होगा, है ना, क्योंकि ये यूनिफॉर्मिटी लेकर के आ रहा है। जो हम बात करते हैं कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक समरूपता नहीं है, तो ये समरूपता लेकर के आ रहा है ना। विविध अधिकरण का जो विलय हुआ है उससे कार्य में दक्षता आएगी। हाईकोर्ट की अपील शक्ति पुनर्स्थापित से, ये भी एक महत्वपूर्ण होता। फिर आप सीमाएं बताते, है ना, फिर आगे सुझाव देते। तो सुझाव देख लेते हैं, सुझाव क्या क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ा जो सुझाव है, वो जो सुझाव आया है वो है मानव संसाधन प्रबंधन को लेकर के, जैसे कि अखिल भारतीय सेवा है, आईएएस है ना, आईपीएस, पुलिस सर्विस को लेकर के। इसी तरीके से जो ट्रिब्यूनल में है, एक ही पृष्ठभूमि के लोग, एक ही क्वालिफिकेशन के लोग अपॉइंट होने चाहिए। उसके लिए इंडियन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल सर्विस बनाई जाना चाहिए, है ना, इंडियन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल सर्विसेज, जिसके उनको ट्रेन के, जैसे कि ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस की बात की जाती है ना, सेम इंडियन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल सर्विसेज। दूसरा क्या सुझाव है, दूसरा है कि जो अधिकरण संसाधन उपयोग कर रहे हैं, है ना, तो उसके हेतु न्यायिक प्रभाव आकलन, है ना, जुडिशरी इंपैक्ट असेसमेंट। तो न्यायिक प्रभाव आकलन किया जाना चाहिए, ताकि पता चल पाए कि ट्रिब्यूनल्स के पास जो रिसोर्सेज है वो कितना सफिशिएंट है उनके काम करने के लिए, कितना और रिसोर्सेज चाहिए। तो आप ये सब वर्ड यूज करिए, तभी आपके नंबर जो है बढ़ पाएंगे बेहतर तरीके से। तीसरा क्या है, समयबद्ध और निष्पक्ष नियुक्ति। इसके लिए राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। चौथा, आप और भी पॉइंट्स जोड़ सकते हैं। क्या क्या चौथा पॉइंट हो सकता है? चौथा पॉइंट होगा टेक्नोलॉजी का उपयोग, है ना, टेक्नोलॉजी का उपयोग। पांचवा, और जो वैकल्पिक न्याय प्रणाली है, जैसे कि क्या, लोक अदालत, है ना, इनको बेहतर करिए। जो नियमित न्यायालय है उनको ठीक करिए आप, है ना, लॉ को सुधार करिए तो ट्रिब्यूनल भी बेहतर काम करेगा, है ना। तो ये सब सारे आप सुझाव लिख सकते हैं। कंक्लूड कैसे कर सकते हैं हम? कंक्लूड कर सकते हैं, प्रधानमंत्री का जो अभिभाषण है उसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस, न्यायालय और फॉरेंसिक, है ना, एक छूट गया था, पुलिस, न्यायालय, फॉरेंसिक में तकनीकी एकीकरण जो है वो भविष्योन्मुखी न्याय प्रणाली की ओर लेकर के जाएगी। तो जब कंक्लूड कर रहे होंगे तो सीधा ऐसे ही कोट करते हुए कंक्लूड करिए कि प्रधानमंत्री के अनुसार पुलिस, न्यायालय और फॉरेंसिक में तकनीकी एकीकरण भविष्योन्मुखी न्याय प्रणाली की नींव रहेगी। ठीक है, ऐसे। या फिर और कैसे कंक्लूड करेंगे? व्यापार सुगमता से, विधि का शासन से, फिर जो प्रस्तावना में न्याय मेंशन है उन सबसे कंक्लूड करिए। तो इस तरीके से जो है आप बेटर आंसर लिख सकते हैं, है ना। आप खुद ट्राई करिएगा, जो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2025 का, ट्राई करिएगा और फिर शेयर करिएगा आप। थैंक यू सो मच।